अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से खड़ा हूं, जिस पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर हम ओरिजिनल है ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर दिया है कौन असली है और कौन नकली है। क्या बात है। राष्ट्रपति जी ने जिन उपलब्धियों का उल्लेख किया उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल है अध्यक्ष महोदय। जब 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था, ये गौरवशाली बात है, लेकिन देश ये भी जानना चाहता है कि देश पर कर्जा कितना है, देश पर बोरोइंग्स कितनी है और देश के सकल उत्पाद के ये बोरोइंग्स कितनी फीसदी है और ये ऋण कब तक और कैसे चुकाया जाएगा। हम क्या बोला तूने? और इसलिए दूसरी बात है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कही कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये भूषणावह है? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है। क्या ये उपलब्धि है? वाह। और अगला सवाल ये बनता है, जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है वो अपने जेन्युइन जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है उनको क्या दे रही है? ये टैक्स पेयर्स को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, उनको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सर, नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। तो क्या ये उपलब्धि है? ये हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है, ये सबसे बड़ी बात है। चूतिया बनाया तुमको। सर, मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? नहीं। ये इसका जवाब किसान चाहता है। सर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसान सम्मान निधि की भी बात की, लेकिन असली किसान का सम्मान तो तब होगा सर जब कृषि के लिए जो औजार लगते हैं उन पे जो 12% जीएसटी है, ये 12% जीएसटी हटाया जाए और उनके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कीमतों पर नियंत्रण लाया जाए और कृषि उत्पाद के लिए सुनिश्चित और परमानेंट आयात निर्यात धोरण लाया जाए। सर, हाल ही में हमने देखा, पिछले साल हमने देखा कि जब प्याज की डिमांड थी, मिडिल ईस्ट में डिमांड थी, यूरोप में डिमांड थी, तब प्याज पे निर्यात पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान के प्याज उत्पादक किसानों का भला इसी सरकार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मुद्दा युवाओं की जो बात हुई महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, लीडर ऑफ अपोजिशन ने नीट का भी मुद्दा उठाया। ये करोड़ों भारतीय युवाओं के एस्पिरेशन का मुद्दा है सर, और नीट को लेके बहुत असमंजस है। सब जगह पे नीट का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड के तहत है। जो बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करते हैं उनको क्लासेस लगाने से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्लासेस की फीस लाखों में चली जाती है और अभी नीट पेपर लीक के इल्जामों के बाद ये असमंजस युवाओं में, क्या रीनीट होने वाली है? अगर रीनीट होती है तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई की उन बच्चों का क्या होगा? और अगर रीनीट और इस फैसले में अगर देरी लग जाती है तो सर, एमबीबीएस का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, जिसमें फाउंडेशन होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का, जो 1 साल होता है, ये अगर कम कर दिया जाए तो युवाओं में जो एमबीबीएस एस्पायरेंट्स है उनका ये फाउंडेशन वीक हो जाएगा। सर, मजा नहीं आ रहा है। दूसरा, युवाओं से लेकर मेरे महाराष्ट्र में एक बहुत अहम मुद्दा है, वो है मराठा आरक्षण का। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आक्रोश है और उसी को लेके ओबीसी के युवाओं में अपने आरक्षण को लेके चिंता भी है। इसलिए मेरी सदन के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और किसी भी के आरक्षण को ठेस ना पहुंचाते हुए मराठा समाज को भी आरक्षण दिया जाए। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन सर, वास्तविकता यह है कि 1980 में जनरल इलेक्शंस में इसी देश की जनता ने 353 सीट्स देकर इसी कांग्रेस को वापस सत्ता में बिठाया था। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि बार बार पुरानी जख्मों को कुदेरने से क्या हासिल होगा? और साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब हम डिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करते हैं तो देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की भी चर्चा होती है सर। कुछ सालों पहले सर, शोले करके एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, शायद आपको भी याद होगा,
कि दूर किसी दराज में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सर हालात ऐसे थे कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको बोला जाता है चुप हो जा, सरकार के खिलाफ मत बोल वरना ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स आ जाएगा। अब बोल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में भाषण किया था, तब उन्होंने नेचुरली करप्ट पार्टी जिस पार्टी को बोला था, जिन पर इल्जाम लगाए थे, उन्हीं हमारे साथियों को लेकर आज महाराष्ट्र में सरकार बनी है। तो सत्ता पक्ष ये कहे कि उनकी नैतिकता कहां गई। लेकिन कोई सेंस है इस बात की? अंत में मैं देश की जनता का आभार करूंगा सर, लास्ट पॉइंट, देश की जनता का आभार करूंगा क्योंकि उन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं दिया और यह दिखा दिया कि तुम भारत कहो या इंडिया। सर एक मिनट सिर्फ, लास्ट मिनट, तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं। मैं वही हूं जो मंदिर मस्जिद मंगल सूत्र से ज्यादा देश की एकता को अहमियत देता हूं। मैं वही हूं जो राजतंत्र से ऊपर लोकतंत्र को मानता हूं। ठेकेदारों से ज्यादा पहरेदारों पर भरोसा करता हूं। तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो नफरत से ज्यादा मोहब्बत चाहता हूं, अहंकार से ज्यादा विनम्रता का आदर करता हूं, अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी निभाता हूं। मैं वही हूं जो संविधान से चला हूं और संविधान को ही अपने सर आंखों पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।